फ्रेंड्स, वेलकम टू आर कोचिंग चैनल। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि हम लोग डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 2017-18 का एएमयू का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए, तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है। 2017-18 का एएमयू का पेपर है। पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन था। ये एक असमीका दे रखी है, -3 ब्रैकेट में m-2 ग्रेटर देन 12 में m का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है, जब हम नेगेटिव संख्या से अगर भाग लगाएंगे तो असमीका पलट जाती है। तो अगर हम -3 से भाग लगाएंगे तो m-2 और ये असमीका पलट जाएगी, और 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, -4 है ना। ये जरूर ध्यान रखना, आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि ये ग्रेटर देन की असमीका है, और ये देखो पलट गई तो ये लेस देन की असमीका हो गई, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। अब हम यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो m लेस देन ये -4 और ये -2 बराबर असमीका के इस साइड में आएगा, तो ये हो गया m लेस देन -2। तो इस तरीके से D आंसर सही हो जाएगा, m लेस देन -2। तो क्वेश्चन नंबर 51 का D आंसर करेक्ट आंसर है। m की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन है तो आप उत्तर की जांच के लिए मान लेके भी संतुष्ट करा सकते हैं। जैसे -2 से छोटी संख्या कोई भी ले लीजिए। ये संख्या रेखा पर ये 0 है, -1 है, -2 है। -2 से पीछे जाएंगे, -3, -4, ये सभी -2 से छोटी संख्याएँ हैं। तो सपोज अगर मैंने -3 ले लिया और मैं इसमें पुट कर दूँ तो ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष से बड़ा आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ -3 रखेंगे फ्रेंड्स, तो देखो -3 और -2 ये हो गया -5, और -5 -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 15, और 15 जो है वो 12 से बड़ी संख्या है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका D आंसर इज राइट आंसर। तो अगर आपको सॉल्व नहीं करना पेपर में तो आप इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है कि अगर x + 1 x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k का भाज्य है। भाज्य माने फैक्टर है, गुणनखंड है, फैक्टर है ना। ये इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। तो हम लोगों ने बहुपद चैप्टर में फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, गुणनखंड प्रमेय पढ़ा था, और वहाँ हमें ये सिखाया गया था कि अगर x + 1 एक गुणनखंड है तो इसको 0 कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। और अगर हम इस व्यंजक में, इस बहुपद में -1 रख दें तो 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। यही हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम कहता है कि यदि x + a px का गुणनखंड है तो x बराबर -a रखने पर p - a का मान 0 हो जाना चाहिए। तो आइए इस प्रमेय को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो x, जब हमने इस फैक्टर को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आई, -1, और इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो -1 की पावर 100 प्लस 2 × -1 की पावर 99 प्लस k, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -1 की पावर सम संख्या है तो 1 हो गया, और -1 की पावर विषम संख्या है तो -2 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस का k और इक्वल टू 0। -2 में से ये 1 है और ये -2 है, घटाएंगे तो -1, पक्षांतर करेंगे तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इस तरीके से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, k का मान 1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 कह रहा है कि दो पूरक कोण। तो आपको पढ़ाया गया है कि पूरक कोण कौन होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। तो वही कह रहा है कि दो पूरक कोण ऐसे हैं कि एक का 2 गुना दूसरे के 3 गुने के बराबर है। तो मान लिया हमने कि पहला कोण है अल्फा, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा बेटा, 90 - अल्फा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 90 डिग्री होना चाहिए। हम अल्फा बीटा नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे समीकरण ज़्यादा बनते हैं, फिर सॉल्व करने में परेशानी आती है। हम इस तरीके से मानते हैं, मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि अगर पहला कोण अल्फा तो दूसरा क्या मानो, 90 - अल्फा। अब शर्त लगा दीजिए। शर्त क्या है, पहले का 2 गुना यानी 2 अल्फा, दूसरे का 3 गुना यानी
3 गुणा 90 माइनस एल्फा, ये आपस में बराबर हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बराबर हैं, तो बराबर हैं तो बीच में बराबर लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 एल्फा इक्वल टू, देखो 3 का गुणा 90 करेंगे 270, और ये माइनस का 3 एल्फा, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया देखो 5 एल्फा इज इक्वल टू 270। तो अब 5 से यहाँ डिवाइड कर लो, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 25 और 5 20, 54 डिग्री। तो एल्फा की वैल्यू है 54 डिग्री। तो अगर 90 में से घटा दें, ये एल्फा हो गया देखो हमारा 54 डिग्री यहाँ पर, तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, 90 में से 54 घटाइए, तो 54 और 6 60, 34 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री है ना, 36, 54 और 6 60 और 30 90। तो बड़ा वाला कोण है 54 डिग्री और छोटा वाला कोण है 36 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया था, बड़ा कोण का मान क्या है, तो बड़े वाले कोण का मान क्या हो जाएगा, 54 डिग्री 54 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है 54 डिग्री, बड़ा वाला मान पूछा गया है। क्लियर। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 54। आइए देखते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का सवाल है, दूरी और चाल वाला चैप्टर। तो इसमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये देखिए 2 शहर हैं मैंने, या 2 स्टेशन हो सकते हैं, 2 स्थान हो सकते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। एक बस बिंदु ए से और दूसरी बस बिंदु बी से एक समय पर एक ही दिशा में चलती हैं। तो पहला केस क्या है, एक बस ए से चलती है और दूसरी बस भी बी से चलती है, दोनों की दिशा सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन है। मान लेते हैं इसकी चाल है u और इसकी चाल है v। फिर दूसरे केस में क्या कह रहा है, और इसमें कितना समय लगता है, इनको 6 घंटे का समय लगता है। तो आपको ये पढ़ाया गया है, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्षिक चाल जो है वो इनका माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी u माइनस v है ना। और हमने पढ़ रखा है कि d बराबर st, डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर बताओ समय कितना लगा, 6 घंटे का, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। तो चाल कितनी हो जाएगी बेटा, u माइनस v, यहाँ चाल सापेक्षिक चाल है, ये सापेक्षिक चाल है। तो बताइए सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है 6 घंटे। यहाँ देखिए कह रहा है 6 घंटे का समय लगता है जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तो 6 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा 10। इसका मतलब u माइनस v की वैल्यू आ गई 10। फिर सिचुएशन नंबर 2, दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत माने एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो दोनों 2 घंटे में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 घंटे में एक स्थान पर मिलती हैं। तो केस नंबर 2 हो गया कि ये वाली बस इधर जा रही है और ये वाली बस इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, इसका चाल u और इस वाले की चाल v। तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो सापेक्षिक चाल के लिए हम यहाँ पर u और v को जोड़ेंगे, u प्लस v हमारा सापेक्षिक चाल हो जाएगा। और इस सिचुएशन में u प्लस v फिर से चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 60 किलोमीटर और समय बेटा 2 घंटे का है। यहाँ देखिए सवाल में दिया हुआ है 2 घंटे, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया। तो u प्लस v का मान 30 है और u माइनस v का मान 10 है। हम दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए u प्लस v और u माइनस v, ये लीजिए u प्लस v का मान 30, 2 संख्याओं का जोड़ 30 है, 2 संख्याओं का जो घटाना है वो 10 है। इस तरीके से जोड़ दिया तो देखो यहाँ से 2u का मान 40, तो यहाँ से u का मान हो गया 20। अब अगर u का मान 20 है तो v का मान 10 है, यानी एक बस की चाल 20 होगी और दूसरे बस की चाल 10 होगी। तो हमसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पर देखिए दोनों बसों में ज़्यादा गति वाली बस की चाल क्या है, तो ज़्यादा गति वाली बस की चाल कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 क्या कह रहा है, एक बिंदु देखो A है और एक बिंदु B दे रखा है। कह रहा है इनको जोड़ने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। इस तरीके से इनका निर्देशांक है 1,-5 और -4,5। अब इनके बीच जो मिलाने वाली रेखा के बीच में कोई बिंदु हमने मान लिया एक C। अब मान लेते हैं कि ये जो है इसको
1:m में डिवाइड करता है ना। तो अगर 1:m में डिवाइड करता है और मान लिया मैंने c के निर्देशांक है सपोज h, k, तो बताइए h के लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था mx1 है ना प्लस nx2 डिवाइड में m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अंतर्विभाजन का। तो यही फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। तो चलिए बताइए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस होता है, इसका इधर होता है और इसका इधर होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई -4 में हो जाएगा, तो -4 प्लस इस m का मल्टीप्लाई 1 में। अभी हम x वाले को ले रहे हैं, x वाले को, तो प्लस m का गुणा 1 में करेंगे m डिवाइड में 1 प्लस m। ये तो हो गया x निर्देशांक। ऐसे y वाले के लिए बताइए, y वाले को हमने k मान लिया है, ये लीजिए, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5, इस m का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे माइनस का 5m और डिवाइड में फिर से वही 1 प्लस m। अब देखिए हमारे सवाल में क्या कह रहा है कि जोड़ने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर यहीं से x अक्ष गुजर रहा होगा c वाले रेखा से, c मान लेते हैं c बिंदु से x अक्ष गुजर रहा है, तो हमें मालूम है बेटा कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। तो अगर यहाँ पर x अक्ष इसको विभाजित कर रहा होगा AB को मिलाने वाली रेखा को इस तरीके से, तो उसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा। y निर्देशांक बोले तो k वाला, तो इसको हम किसके बराबर पुट कर देंगे? 0 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5m की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से m की वैल्यू सिंपली 1 हो गई। इस तरीके से हम कहेंगे कि m का मान यहाँ 1 हो गया। तो अगर 1 हो गया तो देखिए अनुपात क्या था? 1:m था, और m का मान 1 आ गया तो क्या बोलोगे? 1:1 में डिवाइड करता है। तो आप बोलोगे कि इसका आंसर है ए ऑप्शन है, इसको मिलाने वाली रेखा को x अक्ष 1:1 में डिवाइड करता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में कह रहा है कि किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। ये देखिए रेखा POQ है और उस पर एक किरण OS ये खड़ी है। किरण OR, ये OR है और ये OT है। क्रमशः POS और SOQ की समद्विभाजक है, यानी इसका समद्विभाजक ये है और इसका समद्विभाजक ये है। ठीक है, अब आपको देखो कह रहा है यदि POS की वैल्यू y है, POS बेटा अगर ये y है, ये पूरा कोण y है, ध्यान से देखना है, तो अर्धा के तो ये y/2 हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा? y/2 हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ अगर ये y है तो क्या ये 180 माइनस y होगा? क्योंकि ये दोनों एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ऐसे रैखिक युग्म बनाते हैं और आपको पढ़ाया गया है कि दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो अगर ये 180 माइनस y है तो अर्धक रेखा तो आधा आधा कर देगी, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस y/2। इसका आधा करेंगे तो 180 का आधा 90 और y का आधा y/2। अब हमसे क्या पूछा गया है? ROT, ये रहा बेटा ROT, यानी ये वाला कोण। तो बताओ ये कोण कितना आया? y/2 और ये कोण कितना आया? 90 माइनस y/2। तो दोनों को ऐड कर दीजिए इस तरीके से, ये लीजिए, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा फाइनली आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। 57 में एक वृत्त है और वृत्त के एक y बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक AD और एक AE, और एक स्पर्श रेखा ये BC इस तरीके से। और आपसे पूछ रहा कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोगों को स्पर्श रेखा का प्रमेय मालूम है कि y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी जितना AE होगा उतना ही AD होगा। AE और AD आपस में बराबर होंगी क्योंकि y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखो तो CE और CF भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी क्या है? y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, यानी CF किसके बराबर होगा? CE के। इसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए तो BD और BF ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये वाली दूरी और ये दोनों भी क्या हैं? स्पर्श रेखाएं। देखिए ये वृत्त है तो इस तरीके से एक बिंदु से ऐसे स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो स्पर्श रेखा छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा BD बराबर है BF के,
ये भी एक स्पर्श रेखा है। क्लियर। अब हम देखो हमारे सवाल में बेटा जो पूछा गया है इसमें देखो सभी ऑप्शन में AD है, इसका मतलब हमें AD के बारे में बात करनी है। पहले ऑप्शन में 4AD, दूसरे ऑप्शन में 3AD, तीसरे ऑप्शन में 2AD और चौथे ऑप्शन में AD की बात हो रही है। तो आइए हम AD को सॉल्व करके देखते हैं कि किस कौन सा कथन सही होगा। अच्छा, चूंकि यहाँ पर एक ही है, एक व्यंजक है और राइट हैंड साइड में 3 है, तो नियम तो गणित का ये कहता है कि ज़्यादा वाले को सॉल्व करो और कम वाला लेके आओ। तो बेहतर होगा कि हम राइट हैंड साइड से चलें तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप हमें स्पष्ट नज़र आएगा। जैसे देखो AB, तो ये रहा बेटा AB प्लस BC, ये रहा BC, अब प्लस AC, सभी में यही ऑलमोस्ट यही ऑप्शन है तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ये लीजिए मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC। अब बेटा ये जो BC है इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, BF और CF। तो ये लीजिए AB प्लस इसको मैंने लिख दिया BF प्लस CF, ऐसे। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने लिखा है कि बेटा BF किसके बराबर है, BD के, तो इस BF को मैंने हटा के लिख दिया बेटा BD। तो देखो ये हो गया AB प्लस BD, ऐसे, ठीक है। और बताओ CF किसके बराबर है, CE के, तो CF की जगह क्या लिख दिया हमने यहाँ CE, और ये तो अपना AC है, ये देखिए, ये लीजिए। तो अब चित्र में जरा देख के बताओ मुझे, AB अब प्लस BD, क्या यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई, तो ये हो गई बेटा देखो AD। इसी प्रकार से बताओ यहाँ देखो AC और ये CE, तो CE और AC का जोड़ किसके बराबर हो गया, AE के बराबर, AE। और AE जो है शुरुआत में हमने देखा था कि AE जो है वो AD के बराबर है, क्योंकि Y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बेटा इस AE की जगह हम क्या लिख देंगे बताओ, AD लिख देंगे। तो एक AD यहाँ और एक AD यहाँ, तो दोनों जोड़ के कितनी हो गई, 2AD। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन सही है। 2AD का जोड़ जो है वो AB प्लस BC प्लस AC के बराबर होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो जिस भी साइड में ज़्यादा पद हों उसको हल करिए, जिससे कि आसानी से, अब यहाँ तो एक ही पद है, इसको हल करने के लिए बहुत दिमाग लगाना है। राइट हैंड साइड आसान है, इसको ले लिया और जो बातें हमें मालूम है उसको तोड़ करके इस तरीके से पुट कर दिया, ठीक है। आइए मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। 58 कह रहा है हमसे कि किसी भवन के खंबे बेलनाकार हैं, तो इस तरीके से बेलनाकार होगा, बेलन की आकृति ऐसे, ये लीजिए। यदि प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, तो अब आपको मालूम है बेलन का आधार तो वृत्ताकार होता है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। देखो बेटा मात्रक ध्यान रखना है, ऊंचाई 10 मीटर है और त्रिज्या सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है। ऐसे सवालों में अक्सर गलतियां होती हैं, मात्रक हम चेंज नहीं करते और आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, या तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे कितने खंबे हैं, तो देखो कह रहा है ऐसे 14 खंबे हैं, तो कितनी कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। खंबे बनाने के लिए, बिल्डिंग का पिलर बनाना है तो उसमें हमें कंक्रीट डालनी होगी, सीमेंट और उसका जो मिश्रण होता है। तो बेटा यहाँ पर कंक्रीट की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। जैसे ये बेलनाकार सिलेंडर है, ऐसा फ्रेम बना देते हैं और उसमें हम ऐसे तगाड़ी ले जा करके सीमेंट और मिट्टी भरते हैं जिससे कि एक बेलन तैयार हो, यानी यहाँ आयतन की बात हो रही है। अगर मान लो कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन देखा करो। देखो इनके ऑप्शन में बेटा यहाँ मीटर क्यूब है, ये देखो मीटर क्यूब है, तो क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। वक्र पृष्ठ पूछेगा तो वर्ग मीटर होगा, आयतन पूछेगा तो मीटर क्यूब होगा। तो यहां से भी हमें ट्रिक मालूम चल गया, ऑप्शन देख के भी मालूम चल गया कि इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक बेलन का आयतन निकाल लूंगा और ऐसे 14 बेलन है तो गुणा कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए एक बेलन का आयतन क्या होगा। तो आयतन का हमारा, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन का आधार का क्षेत्रफल बड़ा ऊंचाई, या हम रेडीमेड भी फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आंसर है वो मीटर में है, तो मैं क्या करता हूँ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा
हमें दोबारा से आंसर लौट के नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो r की जगह मैंने लिख दिया 20/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे और इसी का होल स्क्वायर इनटू अपना h कितना है 10 मीटर, तो ये लीजिए 10 मीटर। तो ये हो गया 22/7। देखो ये 20 5 100, 1/5, 1/5 का स्क्वायर करेंगे 1/25 और ये 10। आप चाहो तो थोड़ा और छोटा कर सकते हो, काट के इसको 5 से काट दो, 5 × 2 और 5 25, तो बेटा ये हो गया 22 × 2 44 और नीचे हो गया 7 5 35 मीटर क्यूब। ये एक बेलन का आयतन है और हमारे पास ऐसे 14 बेलन है, तो कुल जो कंक्रीट की आवश्यकता होगी, कुल आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 × 44/35। 7 से काटिए, 7 × 2 और 7 5 35, 44 दूनी होता है बेटा 88, 88 में 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो देखो यहाँ भाग लगाओ कितना आएगा बेटा, तो 5 एकम 5 बच गया 3 38, 5 7 35 बच गया 3 6 5 30, तो आ गया 17.6 मीटर क्यूब। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 17.6 मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं नीचे दी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक पासे पर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पासे को 1000 बार फेंका गया है, तो एक कितनी बार आया है 179 टाइम्स, 2 आया है 150 बार, ऐसे 3 आया 157 टाइम्स, 4 आया है 149 टाइम्स, 5 आया 175 टाइम्स और 6 आया है 190 टाइम्स। अब हमसे पूछा गया है पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, तो 6 आने की प्रायिकता पूछी, तो 6 की बारंबारता और डिवाइड में कुल फेंकों की संख्या, यानी कुल कितने ट्रायल किए गए, कुल कितनी बार पासा फेंका गया है। तो पासा कितनी बार फेंका गया है, 1000 बार फेंका गया है, तो यहाँ डिवाइड में 1000 और 6 आने की, 6 की बारंबारता कितनी है, तो 6 की बारंबारता है 190, तो 0 से 0 कैंसिल, 100 से 19 में डिवाइड करेंगे तो 0.19। तो पासे पर 6 आने की जो प्रायिकता होगी वो 0.19 होगी, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन सही है, पासे पर 6 आने की प्रायिकता हो गई 0.19। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 25 ऑब्जर्वेशन का माध्य 36 है, 25 ऑब्जर्वेशन से, यानी x1 x2 x3 ... x25, ऐसे जो 25 ऑब्जर्वेशन है और इनका माध्य कितना है 36। इनमें से पहले 13 का माध्य 32 है, तो x1 से लेकर के और x13 तक पहले जो 13 हैं इनका माध्य 32 है, फिर अंतिम आखिरी 13, तो आखिरी संख्या तो 25 है, तो ये x14 और ऐसा करके यहाँ तक आखिरी 13 का जो माध्य है वो 39 है। ये देखिए पहले 13 का माध्य 32 है और आखिरी 13 का माध्य 39 है। तो संख्याएं कुल 25 हैं, तो 13 और 13 26, इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है 2 बार आएगी, प्रथम 13 में भी आएगी और अंतिम 13 में भी आएगी। क्लियर। तो ये 2 बार आएगी और इसलिए हमें इसी 13वीं संख्या 13वें ऑब्जर्वेशन का मान पूछा गया। तो इसका बहुत ही सिंपल फंडा होता है, पहले 13 का माध्य कितना है 32, तो 13 × 32 प्लस अंतिम 13 का माध्य कितना है 39, तो 13 × 39 इक्वल टू कुल 25 संख्याओं का माध्य कितना है
26। तो अगर मैं इसमें से ये हो गई 13 और 13 26, ये 26 संख्याएं हो गई और इनमें से 25 का घटा दूं तो 25 और इन 25 संख्याओं का माध्य कितना है 36। तो देखिए 13 और 13 26, 26 में से 25 संख्याएं घटाएंगे तो एक संख्या बचेगी और वो संख्या कौन सी होगी 13वीं वाली ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि ये 2 बार आई है। 1 से लेके 13 में भी ये आ गई और 13 से लेके 25 में भी ये 2 बार आई है। तो इसलिए 13 और 13 26 में से 25 को घटाएंगे तो एक ऑब्जर्वेशन 13वां जो रिपीट हो रही है वो उसका मान हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो 13 और 13 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 32 प्लस 39 माइनस 25 गुणा 36। तो ये जोड़ दीजिए 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और माइनस 25 गुणा 36 इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। चलिए, तो 13 एकम 13 के 3 कैरी हो गया 1 91 और 1 92। 25 गुणा करेंगे, 25 गुणा 6 150, कैरी हो गया 15, 25 गुणा 3 75 और 15 90। तो ये आया 23। तो इस तरीके से 13वां ऑब्जर्वेशन होगा 23, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें हमसे पूछा गया है कि 0.001 का बार का परिमेय रूप होगा। अब 0.001 का बार ये एक आवर्त दशमलव हो गया और आवर्त दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी आपको बताया है और आपको इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप दशमलव और बार को मिटा दीजिए। तो दशमलव और बार को मिटा दिया तो देखो 001 हो जाएगा। अच्छा 001, 1 के पहले 00 का कोई मतलब नहीं है तो ये हो गया 1। फिर डिवाइड में क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार हम नीचे 9 लिखते हैं। तो देखो 3 अंकों पर बार लगा है तो 3 बार नीचे हम ऐसा 99 लिख देंगे और हम कहेंगे यही इसका भिन्न हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 1/999। क्लियर? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? कह रहा है x/y प्लस y/x इज इक्वल टू -1। तो ये लीजिए x/y प्लस y/x की वैल्यू -1 है। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो देखो x² प्लस y² डिवाइड में xy की वैल्यू -1। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर तो x² प्लस y² इक्वल टू -xy। पक्षांतर कर दो बेटा तो x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, हमसे मान पूछा गया x³ माइनस y का क्यूब। अब आपको मालूम है कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब होता है x माइनस y और दूसरे ब्रैकेट में होता है x² प्लस y² प्लस xy। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट कर देंगे इस तरीके से तो मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर आएगा 0। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है और उनकी खर्च का अनुपात जो है वो 4:3 है। क्लियर? आय जो है वो 9:7 में और खर्च जो है वो 4:3 में है। तो जैसा कि हमें मालूम है जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारी आय होती है उसमें से ही हम खर्च करते हैं और उसमें से ही हम बचत करते हैं। यानी ये बेसिक सा इक्वेशन हो गया, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो यहाँ से बचत कितना होगा? बचत जो होगा वो आय माइनस खर्च के बराबर होगा। हमारी आय में से खर्च निकाल दीजिए तो जो पैसा बच गया उसे हम बचत कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर दोनों व्यक्ति 200 रुपये
प्रति माह बचाते हैं तो उनकी मासिक आय क्या होगी। तो इस तरह के अनुपात के सवाल को करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने आपको पहले भी सिखा रखा है कि आप सबसे पहले क्या करो, अनुपात लिख लो। तो बताइए आय का अनुपात कितना है यहाँ पर, आय का अनुपात है 9:7 और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात है 4:3। सबसे पहले अनुपात का अंतर देखते हैं। तो अनुपात का अंतर देखेंगे तो 9 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का, और 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको ये अंतर समान करने पड़ेंगे। अब यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो हमें क्या करना होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए जिससे कि दोनों में अंतर समान हो जाता है। अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये हो जाएगा 2 × 4 8 और ये हो गया 6, यानी अब नया रेशियो हो गया 8:6। और आप देख सकते हो यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 2 का। तब दोनों ही जगहों पर अंतर समान हो गया। यानी अब हम कह सकते हैं कि अगर 9 रुपये उसकी आय है तो 8 रुपये उसके खर्च हैं, और जब 7 रुपया उसकी आय है तो 6 रुपया उसका खर्च है। यानी यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। ये ऊपर वाला आय को बता रहा है, नीचे वाला खर्चे को बता रहा है। 9 रुपये कमाता है, 8 रुपये खर्च कर देता है, तो बचत कितने रुपए की हो गई, 1 रुपये की। या यहाँ से भी देख सकते हैं आप, 7 रुपये कमाता है, 6 रुपये खर्च करता है, तो बचत कितने की हो गई, 1 की हो गई। दोनों में सेम वैल्यू ही आनी चाहिए यहाँ पर, तो 1 रुपये बचाता है। जबकि हमारे सवाल में 200 रुपये बचाता है। देखिए सवाल में कह रहा है कि उस प्रत्येक की बचत कितनी है, इसकी भी बचत 200 रुपये, इसकी बचत भी 200 रुपये, और अनुपात में यहाँ कितना कितना आया, 1। यानी ये जो 1 है ये 200 के बराबर है। ये यहाँ पर बचत है, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बचत को, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बचत को, और ये सवाल में बचत है। यानी हम बोलेंगे कि 1 ही किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो अगर 1 200 के बराबर हो गया तो मुझे बताइए आय 9:7 में, तो 9 किसके बराबर होगा, तो 1 200 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा, 9 का गुणा करेंगे 200 में तो 1800, और 7 किसके बराबर होगा, 1400। यानी A की आय हो गई 1800 रुपये और B की आय हो गई 1400 रुपये। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा कि A की आय 1800 रुपये और B की आय 1400 रुपये। क्लियर। तो अनुपात के सवाल को इस तरीके से करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनुपात का अंतर समान करना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 कह रहा है x 30 किलोमीटर चलने में y से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है ना। x को 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में y के मुकाबले 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि x की चाल स्लो है और y की चाल फास्ट है, क्योंकि इसको ज़्यादा समय लगता है। फिर कह रहा है अगर x अपनी चाल दोगुनी कर ले, यानी जो भी वर्तमान चाल है अगर उसमें दोगुनी चाल कर ले तो वो y से 1.5 घंटे आगे होगा, यानी y के मुकाबले 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस दशा में x और y की गति क्या होगी। तो देखिए अगेन ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल है, और जब भी बेटा टाइम और डिस्टेंस के इस तरह के सवाल है हम कभी इनको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनते हैं और बहुत टाइम लगता है। हम ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से करते हैं। मैं ऑप्शन से करने का तरीका आपको सिखाता हूँ जो सबसे बेस्ट होता है और विद इन सेकेंड आंसर करता है। जैसे ये x है और ये y है, दूरी कितनी चलनी है, 30 किलोमीटर, दोनों को ही 30 किलोमीटर की दूरी चलनी है। अब देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि पहला ऑप्शन सही है, तो पहले ऑप्शन में देखिए x की चाल 10/3 है और y की चाल 10 है। तो मान लेता हूँ कि अगर ये सही है, तो अगर x की चाल 10 है तो 30 किलोमीटर की दूरी 10/3 की चाल से जाएगा तो कितना समय लगाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 10 से ये 3 कटेगा तो 9 है ना, उसको 9 घंटे का समय लगेगा। अगर 10/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल x की होगी तो 30 किलोमीटर की दूरी जाने में x को 9 घंटे का समय लगेगा।
और अगर ये y की चाल दे रखी है, y की चाल 10 है तो 30 किलोमीटर की दूरी y को चलने में जो समय लगेगा वो 3 घंटे का लगेगा। यानी यहाँ से दोनों के लगे घंटों का हमें मान प्राप्त हो गया कि x को 9 घंटे लगेंगे और y को 3 घंटे, अगर ऑप्शन ए सही है तो। जबकि अब हम इसको कंफर्म करेंगे सवाल से। सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि x y से 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है, जबकि यहाँ तो 6 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। देखो 9 और 3 में कितने का अंतर है, 6 घंटे का अंतर है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन जो है इस दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों का अंतर जो है वो 6 घंटे का है, जबकि हमारे सवाल में देखो साफ साफ कह रहा है कि x को y से 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है बताइए, 10 और 10/3। तो मान लेते हैं कि x की चाल 10 है तो 30 किलोमीटर 10 की चाल से चलेगा तो 3 घंटे का समय लगेगा इसको। और अगर इसकी चाल 10/3 हो जाए तो फिर से वही सेम कहानी, 10/3 9 घंटे। देखो फिर से अब ये तो 3 घंटे, ये तो इससे कम घंटे, ये तो फास्ट हो गया, ज़्यादा हो गई इसकी चाल। जबकि सवाल से हमें साफ साफ इतनी बात तो कन्फर्म मालूम चल रही है कि भाई इसकी चाल कम होगी, उसकी चाल ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि x को स्लो है और y फास्ट है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो बिना देखे ही बता सकते थे कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी चाल ज़्यादा और इसकी चाल कम है। जबकि हम सवाल पढ़ के साफ साफ समझ सकते हैं कि x की चाल कम होनी चाहिए और y की चाल ज़्यादा होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बी को तो हम ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते थे। ऐसे देखो आप डी को भी रिजेक्ट कर सकते हो कि डी में भी देखो 10 और 5 है, जो x की चाल ज़्यादा और y की चाल कम दिखा रखा है, तो ये भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर देखो ऑप्शन आंसर की बात करें तो एक ही आंसर बचा सी, तो आंख बंद करके हम सी को टिक मार सकते हैं। मगर एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। आइए, तो 30 में अगर मैं 10/3 से डिवाइड करूँ तो 9 हो गया, यानी 9 घंटे का समय लगेगा। और अगर 30 में मैं 5 से डिवाइड करूँ, y की चाल दे रखा है तो 6 घंटे का समय। तो आप देख सकते स्पष्ट है कि यहाँ 9 और 6 में कितने का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। यानी पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया कि x y के मुकाबले 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। क्लियर? अब इस सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि x अपनी चाल दोगुनी कर ले। तो पहले उसकी चाल कितनी है, यहाँ देखिए 10/3 है, अगर दोगुनी कर ले तो कितनी हो जाएगी 20/3। तो देखो इसी में हम 20/3 से डिवाइड कर दें तो 20/3 ऊपर जाएगा, 90 में 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये 4.5 4.5 घंटे हो जाएंगे। और ये तो y तो अपनी चाल दुगनी नहीं कर रहा है, दुगनी तो सिर्फ x कर रहा है, इसको तो आज भी 6 घंटे ही लगेंगे। अब आप देख सकते हो कि 4.5 घंटे और 6 घंटे में 1.5 घंटे का अंतर है। यानी अब x फास्ट हो गया, x y के मुकाबले 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। स्पष्ट है, यहाँ इसका अंतर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 घंटे तो आएगा। और देखो यही सवाल में भी कह रहा है कि उसको 1.5 घंटे आगे होगा, यानी 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो ऑप्शन को सेलेक्ट करके। तो 2 ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो गए थे, बी और सी, क्योंकि इन दोनों में x की चाल ज़्यादा है। हमें सिर्फ ए और बी चेक करना था, ए को चेक करते ही ए भी गलत हो गया तो आंसर सी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि एक मोटर बोट की स्थिर पानी में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब भी मोटर बोट की चाल दे या आदमी की चाल दे, उसको हमेशा हम यू मानेंगे। तो हमने मोटर बोट की चाल को यू मान लिया। ये नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में के मुकाबले 1 घंटा ज़्यादा से, यानी कि धारा के अनुकूल जाने में उसे कम समय लगेगा, धारा के विपरीत जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। मैं अगर धारा के दिशा में तैरूं तो मुझे कम समय लगेगा, और धारा के विपरीत दिशा में हम जाएं तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि धारा हमें उल्टी दिशा में बहा के ले जाएगी। तो वही कह रहा है कि प्रतिकूल में अनुकूल के मुकाबले 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी दोनों जो समय है उनका अंतर 1 घंटे का है। तो लहर की चाल यानी धारा की चाल क्या होगी? तो देखो हमने धारा की चाल को v मान लिया है और नाव की चाल को u मान लिया है। तो अगर अनुकूल गति होगी, धारा के दिशा में चल रहे होंगे, तो सापेक्षिक चाल जो होगी बेटा वो u+v होगी। और अगर प्रतिकूल होगी तो सापेक्षिक चाल जो होगी वो u-v होगी। क्लियर? अब सवाल में क्या कह रहा है, दोनों में लगे समयों का अंतर 1 घंटे का है। तो अगर हम धारा के दिशा में जा रहे होंगे तो 24/u-v हो जाएगा। और अब चूँकि दूरी कितनी है 24 और चाल कितनी हो गई u-v, है ना, तो 24/u-v।
और अगर हम अनुकूल जा रहे होंगे तो 24/u+v। अब दोनों का जो अंतर है वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 24 हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया हमने इस तरीके से, तो u+v यहाँ और -u+v अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो u² - v², u से u कैंसिल हो गया, 2v 24 में मल्टीप्लाई किया तो 48v बराबर u² - v²। u का मान 18 दे रखा है तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आएगा v²। तब अगर यहाँ से हम v को सॉल्व कर लें तो वैल्यू आएगी 6, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहेंगे कि जो धारा की चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर? तो इस तरीके से अगेन हम इसको उत्तर से चल सकते हैं। हमने जैसा कि आपको ऑप्शन बता रखा है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो एक बात तो कन्फर्म बेटा कि 54 और 60 तो नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नाव की चाल 18 है और अगर धारा की चाल 54 हो जाए तो इसको बहा ले जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हैं। अब 6 और 8 में संभावना है, तो हम सबसे बेस्ट होता है कि ऑप्शन से चेक कर लें। सॉल्व इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने से अच्छा है हम ऑप्शन मेथड अप्रोच करेंगे। कैसे? मान लेता हूँ पहला ऑप्शन सही है, तो अगर पहला ऑप्शन सही है तो बताइए लहर की चाल, धारा की चाल कितनी हो गई 6 और नाव की चाल कितनी दे रखी है 18। तो अगर अनुकूल वाला केस हम देखेंगे तो नाव की चाल 18 है, धारा की चाल 6 हो गई, तो चाल हो गई, सापेक्षिक चाल हो गई 24 और दूरी कितनी तय करनी है 24। तो 24 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा, है कि नहीं है? और अगर हम प्रतिकूल वाला सिचुएशन देखें तो नाव की चाल कितनी है 18, धारा की चाल कितनी है, मान लिया पहला ऑप्शन सही है तो 6, तो 18 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और 24 किलोमीटर की दूरी अगर 12 की चाल से चलेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि ये 2 घंटे और ये 1 घंटे में 1 घंटे का अंतर है और यही सवाल में कह रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरीके से विदाउट सॉल्विंग, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन से टिक मार सकते हैं। और पेपर में हमें यही मेथड अप्लाई करना है, हम ऑप्शन से ही आंसर करेंगे, हम इस सॉल्यूशन को नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है एक व्यक्ति के पास अपनी यात्रा व्यय के लिए 360 रुपये हैं, यानी उसको खर्च करने के लिए उसके पास कितने रुपए हैं 360 रुपये हैं। अगर उसे अपनी यात्रा 4 दिन के लिए बढ़ानी हो तो उसके व्यय को 3 रुपये प्रतिदिन की कटौती करनी होगी, तो पहले से तय यात्रा की अवधि क्या होगी? तो इस तरह के रैखिक समीकरण के सवाल होते हैं, समीकरण बन जाते हैं। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम समीकरण बना के सॉल्व करें और दूसरा हम ऑप्शन से चलें। देखो कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए ज़रूरी कि हम शॉर्ट अप्रोच को अप्लाई करें, तो हम ऑप्शन से करना सीखेंगे। समीकरण सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। मान लेता हूँ पहला ऑप्शन सही है, तो अगर पहला ऑप्शन सही है तो यात्रा की पहले अवधि कितनी दिन हो गई 20 दिन। अब बताइए उसके पास खर्च करने के लिए रुपए कितने थे बेटा 360 और दिन कितने हो गए 20, तो अगर काटेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 18 रुपये प्रतिदिन, है ना। 20 दिन का समय है और 360 रुपये हैं, तो 18 रुपये प्रतिदिन उसके पास खर्च करने के लिए था प्रारंभ में। अब सवाल में क्या कह रहा है, अगर उसे अपनी यात्रा में 4 दिन की वृद्धि करनी हो जाए, यानी 20 की जगह अब वो 24 दिन की यात्रा करे, तो उसको अपनी जो व्यय है वो 3 रुपये की कटौती करनी होगी। तो बताइए 18 की जगह कितने रुपए हो जाएंगे, अब 15 रुपये हो जाएंगे। तो 24 दिन की यात्रा और 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से करेगा, तो एक गुणा करें तो उतना ही पैसा लौट के आना चाहिए। तो 15 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 4 60, 0, 15 गुणा 30, 2 30 और 6 36, 360 रुपये। तो आप देख सकते हो कि पहला ऑप्शन जो है इसको संतुष्ट कर गया, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इस ऑप्शन को लेकर के कंडीशन को संतुष्ट कराएं तो यही मैच कर गया, तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? तो हम इस तरीके से बिना सॉल्व किए पेपर में कर सकते हैं। आइए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि उसके पास खर्च करने के लिए जो पैसे हैं वो 360 रुपये हैं, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि ऑप्शन जो दे रखे हैं ये दिन के दे रखे हैं कि उसकी यात्रा जो शुरुआती यात्रा थी वो कितने दिन की थी। तो मान लेता हूँ पहला ऑप्शन सही है, तो अगर पहला ऑप्शन सही है तो उसकी यात्रा 20 दिन की थी।
अब 360 रुपये और 20 दिन तो 18 रुपया प्रतिदिन पैसा उसको खर्च करने के लिए मिलेगा। हर दिन वो 18 रुपये खर्च कर सकता है। अब सवाल में आगे कंडीशन चेंज कर रहा है, कह रहा है कि अगर वो उसे अपनी यात्रा किसी कारणवश 4 दिन बढ़ानी पड़ जाए तो भाई 20 दिन की जगह 24 दिन हो जाएगा, तो उसको अपनी जो खर्च है उसमें 3 रुपये प्रतिदिन की कटौती करनी पड़ेगी। तो पहले अगर 18 रुपये खर्च करता था बेटा तब 15 रुपये ही खर्च करेगा, तो 24 दिन और 15 रुपये रोज खर्चा करेगा तो गुणा करेंगे तो फिर से देखो कितना लौट के आएगा 360 रुपये। इसका मतलब उतना ही पैसे में काम चल जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इसको हमें समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। चौड़ाई जो है अगर x मान लूँ तो लंबाई जो है वो x + 3 हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। कितना है, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ऐसा दे दिया। ठीक है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस आयताकार पार्क का, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। देखिए एक पार्क है जो त्रिभुजाकार है, तो कह रहा है कि और ये समद्विबाहु है, तो यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो कह रहा है आपसे कि ये जो पार्क है त्रिभुजाकार, इसका जो आधार है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है। जो आयताकार पार्क है इसकी चौड़ाई के बराबर है। तो हमने चौड़ाई को तो x मान लिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, x। तथा इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। इस त्रिभुजाकार पार्क की जो ऊंचाई है ये 12 मीटर है। ये लीजिए, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। किसकी बात हो रही थी, क्षेत्रफल की। तो आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है, वर्ग मीटर। तो आइए कंडीशन लगाते हैं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार हो गया x, चौड़ाई हो गई 12, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 12, और आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सवाल में कह रहा है कि पार्क, जो आयताकार पार्क है उसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार्क के मुकाबले 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है, यानी ये बड़ा है और ये छोटी संख्या है। आयत का क्षेत्रफल बड़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटा है। तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपली 4 ऐसा जोड़ देना है जिससे कि दोनों पक्ष क्या हो जाएं, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ये लीजिए, तो देखो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x, और यहाँ देखो ये हो गया 6x + 4। अगर मैं इसको पक्षांतर करके यहाँ पर घटा दूँ, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x² प्लस, देखो ये इधर ले जाएंगे तो -3x और -4 = 0। और अब यहाँ से आसानी से देख सकते थे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर, चलिए, तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, सेटिस्फाई क्या करेगा, x - 4 और x + 1 = 0। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1। तो लंबाई कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो -1 रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो इसका मतलब आयत की जो चौड़ाई है वो हो गई 4 और आयत की जो लंबाई है वो हो गई 4 + 3 = 7 मीटर और 4 मीटर। तो हमसे उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई पूछी गई थी, तो लंबाई है 7 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। तो पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है, लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा और हम कहेंगे इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। क्लियर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर।